नमस्कार। पासवान प्राइड में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, पासवान समाज के लिए यह एक खास प्रोग्राम है परिचर्चा, जिसमें हम आपसे अपने समाज के जाने माने व्यक्तियों का परिचय कराते हैं। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है आपस में भाईचारा क्रिएट करना, या यूं कहिए कि यूनिटी क्रिएट करना, ताकि हम सब एकजुट होकर अपने समाज को उन्नत कर सकें और हमारा जो पुराना इतिहास है उसे पुनर्स्थापित कर सकें। पुराने इतिहास से मेरा मतलब है वीरता का इतिहास। हम लोग वीर पुरुष माने जाते थे और अभी भी हैं, मगर हमारी स्थिति अब कुछ उतनी अच्छी नहीं दिखती है समाज में। इसे हमें रीस्टोर करना है। तो इसी क्रम में आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान हैं। इनसे आप सब पूर्व परिचित हैं, क्योंकि ये समाचार पत्रों की सुर्खियों में आ चुकी हैं, कई न्यूज़ चैनल पे भी आ चुकी हैं, और सोशल मीडिया पे तो आजकल बिल्कुल छाई हुई हैं। इन्हें अनगिनत बधाइयाँ भी मिल चुकी हैं, और दूसरी बात यह है कि इन्हें कई नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। ये हैं मिस रेनू पासवान। तो चलिए अब हम इनका स्वागत करते हैं और इनसे कुछ परिचर्चा करते हैं। रेनू जी, आपका स्वागत है हमारे पासवान प्राइड के इस विशेष कार्यक्रम परिचर्चा में। आप हमारे चैनल पे आई, मैं आपको आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपसे कुछ बातचीत करते हैं अभी। तो सबसे पहले मैं जो मेरी जानकारी है आपके बारे में, आप मुजफ्फरपुर की रहने वाली हैं और आपने स्नातक की डिग्री बैंगलोर से ली है बायोटेक्नोलॉजी में, और फिर पुणे से आपने एमबीए किया है एचआर एंड फाइनेंस में, और करीबन 11 साल शायद आपने इन्फोसिस में काम किया है पुणे में ही। उसके बाद की जानकारी हम आपसे स्वयं जानना चाहेंगे, कुछ और विशेष जानकारी। तो आप अपना परिचय ज़रा थोड़ा विस्तार से दें हमारे दर्शकों के लिए। नमस्ते अंकल, और थैंक यू, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे शामिल किया आज। तो मेरा नाम रेनू पासवान है और मैं मुजफ्फरपुर की रहने वाली हूँ। बचपन से एक ख्वाब लेके मैं चली थी कि बड़े होके कुछ बनूंगी। अपने ज़माने के जो फीमेल लीडरशिप को जब मैंने देखा था और जब उनके बारे में सुनती थी, पढ़ती थी, तो मेरे अंदर भी ऐसी जिज्ञासा रहती थी कि काश कभी बड़े होके मैं भी उनकी तरह बन पाऊँगी। क्योंकि मैंने अपनी फैमिली बैकग्राउंड पहले से देख रही थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि क्योंकि मैंने बाकियों को देखा था कि वो कुछ वैसा नहीं कर रहे हैं, तो मुझे सेल्फ डाउट था कि पता नहीं मैं कभी कुछ कर पाऊँगी कि नहीं। तो ये जो सपना था मेरा, इसी सपने को पूरा करने के लिए मैंने अपने घर से मतलब थोड़ी मतलब दूर जाके अपने आप को अकेला रख के पढ़ाई में ज़्यादा फ़ोकस किया। मेरी परिचय मेरा एक्चुअली बोले तो ऐसा ही होगा कि एक स्ट्रगलिंग लड़की जो बचपन से एक ड्रीम लेके चल रही थी कि उसको आगे जाके कुछ बनना है। क्योंकि वो जानती थी कि वो उस कम्युनिटी में जहाँ पे वो पली बड़ी है, वहाँ पे उन्होंने वैसा कुछ नहीं देखा था। एक डाउट लेके चली थी, लेकिन जब दूसरों को देखती थी तो उसको ये एहसास होता था कि शायद एक दिन वो लड़की भी कुछ करेगी, ज़रूर करेगी। तो मेरा परिचय यही है कि अभी लोग मुझे इंस्पिरेशन प्रेनियर के नाम से जानते हैं, और मैं एक लाइफ कोच हूँ, पब्लिक स्पीकर हूँ, जेंडर एडवोकेसी करती हूँ, लोगों को उनके राइट्स के बारे में बताती हूँ, वुमेन ऑफ बिहार और हमारे कम्युनिटी के लोगों को प्रेरित करती रहती हूँ। तो अभी मेरा मेन काम यही है। और अ, अभी तक मैंने काफ़ी जगह पे अपना जो भी जो सेशंस है, जितने भी सेमिनार्स हैं, वो मैंने लेती रहती हूँ बीच-बीच में। तो छोटा-सा परिचय मेरा एक्चुअली यही है कि एक ख्वाबों वाली लड़की जो अपना ड्रीम को अभी फ़ॉलो कर रही है, और शायद आगे चल के कुछ और उसके सपने बहुत हैं, वो भी पूरा हो जाएगा। और ये जो आप मोटिवेशनल लेक्चर देती हैं,
तो केवल हमारे हिंदुस्तान में ही है कि आप विदेश भी जाती हैं इसके लिए? जी, इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म विदेश में भी मतलब अभी रिसेंटली 1-2 साल पहले भी जब मुझे बुलाया गया था, मैंने एक्चुअली 2-3 साल पहले एक पुस्तक लिखी थी, लिव टू इंस्पायर। और उस पुस्तक में जो अपनी स्ट्रगल की 20 साल की जो जर्नी है, उसको मैंने लिखा था। तो उस क्रम में एक नॉमिनेशन हुआ था जिसमें ऑथर्स को नॉमिनेट करना था खुद को, और थैंकफुली मेरी स्टोरी भी सेलेक्ट हुई। और जब लोगों को पसंद आई तो मुझे एज एन ह्यूमन लाइब्रेरी जब हम सुनने के लिए बुलाते हैं, तो मुझे WEF प्लेटफॉर्म है लंदन में, वहाँ पे मुझे बुलाया गया। और मैंने अपने बारे में वहाँ पे भी बताया, स्ट्रगल के बारे में बताया। और वहीं से मेरे में एक फीमेल के लिए काम करने का जो मोटिव है वो जगह, जो जेंडर एडवोकेसी है। गोल नंबर 5 है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड गोल में, दिस क्वालिटी एजुकेशन एंड जेंडर जस्टिस। तो वहाँ से मैंने ये काम चालू किया। तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे मैं जाती रहती हूँ जब भी बुलावा आता है मेरा। अच्छा, नाइस। तो मैंने देखा है कि आपको कई अवार्ड्स मिले हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल। तो मैं चाहूँगा कि आप उन अवार्ड्स के बारे में थोड़ा हमें जानकारी दें, क्योंकि वो मुझे भी जानकारी नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। और मैं समझता हूँ बहुत सारे हमारे दर्शकों को भी जानकारी नहीं होगी। तो फ्रॉम द जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू इलेबोरेट। तो पहला है मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन ऑफ द ईयर। ये आपको कब मिला और क्यों दिया जाता है, थोड़ी सी जानकारी लेना चाहेंगे हम। जी, तो जब मैं महाराष्ट्र में थी और वहाँ पे हेमा मालिनी जी का एक इनिशिएटिव चल रहा था, ब्रिजभूमि फाउंडेशन की तरफ से। वो 51 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन की कैटेगरी थी, जहाँ पे वो ढूंढते थे जो इंस्पायरिंग स्टोरी है, जिन्होंने अपने लाइफ में कुछ अचीव किया है। वहाँ पे ये नॉमिनेशन मेरे लिए जो जो मुझे जानते थे उन लोगों ने डाला, और सक्सेसफुली वहाँ पे भी मेरा नाम आ गया 51 वुमेन के लिस्ट में। तो वो अवार्ड मुझे 2019 में पुणे में मिला था। नाइस। ये ब्रिजभूमि फाउंडेशन की अच्छा, तरफ से ब्रिज ये भूमि अवार्ड था। फाउंडेशन, नाइस। और दूसरा एक है आइकॉनिक वुमेन ऑफ द ईयर। ओके। जी, ये अवार्ड जब मैं लंदन में वुमेन इकोनॉमिक फोरम में गई थी अपनी स्टोरी बताने और जेंडर जस्टिस के बारे में बताने, कि हम बिहार में किस तरीके से अब हम मेरे जैसी लड़कियां भी निकल के बाहर कुछ अपना मुकाम हासिल कर सकती हैं। तो उनको अच्छा लगा था जब मैं वहाँ पे गई, अपनी स्टोरीज़ और हर चीज़ें बताई। वहाँ पे ये अवार्ड मुझे दे के रिकॉग्नाइज़ किया गया था। ये और ये 2019 लंदन में। में WEF में। ये भी 2019 में मिला। 2019 में नवंबर में मिला था। जी जी जी। थर्ड वन इज वुमेन ऑफ सब्सटेंस। ये क्या है? जी, वुमेन ऑफ सब्सटेंस भी ये अवार्ड भी मुझे महाराष्ट्र में ही दिया गया था। ये अगेन ये क्योंकि मैं इन्फोसिस में भी काम कर चुकी हूँ 11 इयर्स। तो 11 इयर्स में तो पहले लोग मुझे नहीं जानते थे, एज एन एम्प्लॉय ही ज़्यादातर मेरे इंगेजमेंट के लोग ही मुझे जानते थे। बट जब मेरी स्टोरीज़ आने लगी, और जब मैं पुणे में महाराष्ट्र में अपना काम मैंने जब चालू किया था, फिर वहाँ से ये सारी स्टोरीज़ इन्फोसिस में भी लोगों को पता चली। और इन्फोसिस भी अवार्ड्स देते हैं जो उनके एम्प्लॉयज़ अगर कुछ आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करते हैं, पर्सनल हो प्रोफेशनल हो लाइफ में, तो वहाँ पे स्पेशल अचीवर्स जो अवार्ड्स होते हैं, एक अवार्ड यू आर माई सुपर हीरो, उसमें ये वुमेन ऑफ द सस्टेनेबल अवार्ड्स भी दिया गया था मुझे। और एक है सी द चेंज। जी जी जी। शी द चेंज एक कॉन्टेस्ट था, जिसमें मैंने भी अप्लाई किया था।
और ये भी महाराष्ट्र का ही इनिशिएटिव था। शी द चेंज, बिकॉज़ ये नेम से ही बताता है कि अगर आपने कुछ ऐसा काम किया है और आपको ये टाइटल क्यों देना चाहिए। तो वहाँ पे जब जजेस को पसंद आई कि मेरी स्टोरी, वहाँ पे जो जजेस थे वो एमआईटी जो कॉलेज है पुणे का, वहाँ की सारिका तलवार जो डायरेक्टर हैं, मतलब आई थिंक 22 ज्यूरी मेंबर्स थे। उन्होंने ये सी द चेंज का टाइटल मुझे दिया था स्टोरी सुनने के बाद। तो यूएन से भी आपको अवार्ड मिला है, व्हाट इज दैट अवार्ड? यूएन, यूनाइटेड ओके, नेशन से। यूएन, जी 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 जी। एक एक यूएन यूएन बॉडीज़ में एक्चुअली मैं काम करती रहती हूँ, जैसे द वर्ल्ड पल्स है, या यूएन कमीशन फॉर वुमेन है, या फिर उसके और भी बहुत सारी बॉडीज़ हैं। तो वहाँ से भी कुछ कुछ अवार्ड्स आते रहते हैं, और जो इनके साथ ही एफिलिएटेड है, जो हमारे महाराष्ट्र में जो कुछ काम होते रहते हैं, तो वहाँ के साथ ये भी एफिलिएटेड है। तो वहाँ से भी ये अवार्ड शी द चेंज का 2020 में ऑनलाइन मोड से भी दिया गया था। तो मेरी जानकारी में तो इतने ही अवार्ड हैं, और कुछ है जो आपको मिला हो? एक रिसेंटली अभी ऑनलाइन पे वो आ गया है, बट आई थिंक वो कन्वोकेशन करने वाले हैं, और मे बी नवंबर एंड तक वो आ जाएगा। जो फॉक्स स्टोरी भी अपनी स्टोरीज निकाली है उन्होंने इंडिया बेसिस पे, तो उसमें भी 50 कैंडिडेट्स हैं। तो उसके उसके कुछ अवार्ड्स हैं, उन्होंने वो भी निकाले हैं। बट आई डोंट नो अभी टाइटल उसका क्या होगा। आने वाला वक्त बताएगा कि उस पे टाइटल क्या जाता है। तो वो नवंबर तक मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि वो आ जाएगा। और आपके किसी इंटरव्यू में मैंने देखा था, सुना था जी चैनल पे, को आपको G100 समूह का स्टेट चेयरपर्सन बनाया गया है। जी। तो व्हाट इज दिस G100? ओके, सो जब जो वुमेन इकोनॉमिक फोरम है, उसकी सिस्टर बॉडीज G100 है, ग्रुप ऑफ पावरफुल वुमेन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये 100 वुमेन का प्लेटफॉर्म है जो वो चुनते हैं। क्योंकि मैं ऑलरेडी वुमेन इकोनॉमिक फोरम उनके प्लेटफॉर्म पे पहले जा चुकी हूँ, और वो इंडिया में इस G100 का विस्तार करना चाहते हैं। तो कहीं न कहीं उन्होंने ऑलरेडी मुझे जाना हुआ है, और मेरे स्ट्रगल्स को जाना है, मेरा जो वर्क है, मेरा विज़न मिशन है, उनको वो जानते हैं। तो दे फेल्ट दैट आई एम वन ऑफ द सूटेबल कैंडिडेट फॉर G100 स्टेट चेयरपर्सन फॉर बिहार। सो ये अभी मुझे उस कैटेगरी में लिस्ट किया गया है, G100 के कैटेगरी में। एंड अभी क्योंकि मैंने अभी ये चीज़ें मेरी तरफ से रजिस्टर नहीं की हुई हैं, सो फ्यूचर में मैं G100 के थ्रू, या फिर अपने जो प्लेटफॉर्म है द वॉइस फॉर नो वॉइस, उसके थ्रू यहाँ के जो वेमेन हैं जिनको हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है, जैसे कोई विमेन है वर्किंग ही समझ लीजिए, और प्रेगनेंसी के बाद एक ब्रेक ले लेती हैं, और उनको बाद में उसके आने के बाद उनको लगता है कि मैं अब क्या करूं। कभी कभी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम लोग कोचिंग इंडस्ट्री से हैं, ट्रेनिंग इन कोचिंग, तो उनका अच्छा हैंड होल्ड, हैंड सपोर्ट हम दे सकते हैं। कोई अगर वायलेंस की शिकार है, डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार हो गई हैं, उनको हम गाइड कर सकते हैं। या फिर रूरल वुमेन, चाहे कोई भी वुमेन हो, स्टूडेंट हो, स्कूल या कॉलेज के लड़कियां हो, उनको हम एक अपनी तरफ से समूह बना के, एक सपोर्ट सिस्टम, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के उनको मतलब वीकली भी एटलीस्ट 2-2 घंटे अगर हम उनको देते हैं, तो वो उनके लिए बहुत अच्छा एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करता है। हमने रिसेंटली अगस्त में G100 बिहार भी लॉन्च किया था, और कंडक्ट किए थे ऑनलाइन वर्चुअल मीटिंग्स किए थे, जो जिसमें बहुत सारी लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया, उनके क्वेरीज भी हमें बताएं। और हम क्योंकि मैं अकेले नहीं हूँ, और भी जो G100 में जितनी लेडीज़ हैं, हम लोग सब मिल के सेशंस कंडक्ट करते हैं उनको हैंड होल्डिंग देने के लिए। तो ये G100 का पूरा वर्क है। वेरी नाइस, बड़ी अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया। मुझे भी थैंक जानकारी यू। मिल गई और हमारे दर्शकों को भी अच्छी जानकारी मिल गई होगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें फिर मिलती नहीं हैं, इवन नेट पे भी डिटेल इतना मिलता नहीं है। नहीं 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 हाँ। मिलेगी जी।
तो अच्छा, आप चर्चा करते हैं आपकी किताबों की। तो आपने जी। मेरी जानकारी में ये है कि 3 किताबें लिखी हैं। पहला है जी। लिव टू इंस्पायर, और दूसरा द जी। न्यू यू अनलॉक्ड, और तीसरा जी। है एन इलस्ट्रेटेड गाइड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड गोल। इसके अलावा भी और कोई किताबें लिखी हैं आपने? अभी एक बुक हम लोग लिख रहे हैं, वो को ऑथर्ड बुक आएगी। टाइटल अभी हमने नहीं सोचा है, बिकॉज़ हम 5-6 लेडीज़ मिलके उस बुक को एक इस तरीके से प्रेज़ेंट करना चाहते हैं, जैसे कि कोई न्यू स्टूडेंट है, मान लीजिए उसको दिन दुनिया की कोई नॉलेज नहीं है, कि अगर उसका कभी फ्यूचर में कभी वो रिलेशनशिप में पड़ेंगी, हार्ट ब्रेक होगा, वो कैसे निकलेंगी वहाँ से, कभी किसी बाहर कहीं चली गई, मतलब जितने भी हमारे अंदर बिहेवियर होते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करना, बिलीफ सिस्टम, सेल्फ स्टीम बढ़ाना, सो ये जितने कोचिंग मॉड्यूल्स हैं उसको हम लोग अपने एक्सपीरियंस के थ्रू उस बुक में रखने की कोशिश कर रहे हैं, एक स्टोरी टेलिंग में, ताकि जब सामने वाला इंसान पढ़े, कितना भी वो डीमोटिवेटेड क्यों ना हो, वो बुक पढ़ के उनको लगे कि जब ये लड़की लोग अगर उस सिचुएशन से निकल गई है तो हम भी निकल जाएंगे। तो ऐसा एक हमने कॉन्सेप्ट डेवलप करके ये बुक हम अभी लिख रहे हैं, और ये दिसंबर तक ज़रूर आ जाएगी। नाइस। अच्छा, एक कुछ इसका एक्सट्रैक्ट बताएंगे, मतलब सार, जैसे लीव टू इंस्पायर, तो इसमें क्या जी। है? व्हाट इज द जिस्ट ऑफ दैट बुक? जैसा कि लिव टू इंस्पायर जो शब्द है, बोलते हैं कि दूसरों के लिए जीना। तो जब मैंने अपनी स्ट्रगल चालू की थी, या मेरी अपनी पर्सनल लाइफ अगर आप देखेंगे मुझे, तो मुझे भी ऐसा लगता है, और लोग भी बोलते हैं कि तुम खुद के लिए तो जी ही नहीं रही हो, तुम तो दूसरों के लिए ही जी रही हो। क्यों ना, ये जो ड्रीम मैं लेके चली थी बचपन से, 20 साल आज हो गए हैं, 20 से 22 साल की जर्नी मैं बता रही हूँ अंकल। तो ये जो इतना लंबा गैप है, ये इसमें अगर मैं चाहती तो मैं भी अपनी एक अच्छी ज़िंदगी जो नॉर्मल बाकी लड़कियां करती हैं वैसी जी सकती थी। लेकिन मेरा मोटिव ही कुछ और था, कि मुझे हमेशा प्रेरणा स्रोत बनना था, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में ऐसे स्ट्रगल्स आए भी हैं। मैं उससे भाग नहीं सकती थी, मैंने उसको डट के सामना करना ही बेहतर समझा। तो जितनी भी चीज़ें मेरी फैमिली में हुई हैं, उन सब के बारे में, और मैंने क्या कुछ से गुज़री हूँ, क्योंकि इस कम्युनिटी से आती हूँ, बिहार से भी आती हूँ, और बाहर जाने के बाद बाकी बहुत सारी चीज़ें मैंने स्ट्रगल की हैं। फैमिली की अपनी एक अलग हिस्ट्री है मेरी। तो हर चीज़ों को उसमें मैंने डाला है, वो स्टोरी बना के चैप्टर वाइज़। यही है लिव टू इंस्पायर। ताकि मैंने हम और इसमें एक चीज़ और डाली है कि फैमिली के लिए एक लड़की का क्या महत्व है। वो लड़की अपने अगर उसके घर में भाई नहीं है या कुछ इश्यूज़ है, तो एक लड़की उस घर को कैसे सँभालेगी, सपोर्ट सिस्टम कैसे बनेगी। इस चीज़ को मैंने डाला है, ताकि जब कोई फादर पढ़े, उनको भी लगे कि हाँ, हम बेटियाँ हैं हमारे पास। ये कॉन्सेप्ट मैंने डाला है उसमें। अच्छा, ये किताबें आपने इंग्लिश में लिखी हैं, तो इसका हिंदी जी। हिंदी अनुवाद भी है? एक्चुअली अभी तक तो नहीं किया है मैंने हिंदी अनुवाद इसका, बट फ्यूचर में ज़रूर मैं करूँगी, क्योंकि ये हाँ, लेकिन बहुत लोगों से मैंने सुना है कि उन्हें हिंदी में ये चाहिए, और अभी तो मैं बिहार में हूँ, तो मैं कोशिश ज़रूर कर रही हूँ कि तीनों बुक को मैं हिंदी में एडिशन करा के और फिर से इसको रीपब्लिश करवा दूँ। ये ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों की पहुंच तो अंग्रेजी तक है नहीं, और खासकर हमारे कम्युनिटी के लोग कितने इंग्लिश जानते हैं, तो बहुत जी। कम जी। ही। जी। जी। तो उस कम्युनिटी तक पहुंचाने के लिए तो हमें हिंदी में जी। चाहिए ही बुक। हिंदी में ये इसको कराना ये पड़ेगा। ट्रांसलेट आप कराइए, फिर हम लोग भी पढ़ेंगे। जी। नाइस। आपने सारा बहुत एक्सप्लेन किया। अच्छा, एक मैंने पढ़ा और सुना भी है आपके वीडियोस में, कि न टाइटल बदलूंगी न खुद को, ये शब्द जी। आपके ही हैं। तो ये किन हालात में आपने कहा था, क्या वाकया हुआ था कि आपको ये कहना पड़ा?
जब मैं एक्चुअली मेरी स्टोरी इस तरीके से है कि मैं जब 10th पास कर गई थी और उस समय मेरी शादी के लिए बहुत सारे प्रपोज़ल्स आते थे और घर पे भी लोग आते थे, पापा भी लेके आते थे बहुत प्रपोज़ल्स घर पे। और मैं उस चीज़ के लिए तैयार नहीं थी। मुझे था कि मुझे पढ़ना है, मतलब मैंने तो कुछ और सपने देखे हैं, अभी मैं इस चीज़ में, और मैं बहुत यंग हूँ, अभी शादी का वो मुझे लेना नहीं है अभी अपने सर पे। तो इसलिए मैं वहाँ से निकली और पढ़ाई के लिए जब मैं बाहर गई, तो बाहर जाने के बाद भी जो जिनके साथ मैं रहती थी, आस-पास के लोग या मेरे रूममेट्स या जितने भी लोग थे, कहीं न कहीं उन्हें भी यही पता था कि लड़की है का ज़िंदगी तो शादी करके सेटल हो जाओ। और लेकिन जब मैंने उनको बताया कि मुझे ऐसा-ऐसा करना है, तो कहीं न कहीं उनको लगा कि एक तो तुम बिहार की हो, एक तुम जो एससी कम्युनिटी से आती हो, और ये पासवान टाइटल लगा के अगर तुम रखोगी तो तुम्हें कौन सपोर्ट करेगा बताओ? और बिहार में भी जब मैं आई हूँ 2-3 साल पहले, तो भी जितने लोगों से मैंने कनेक्ट किया, कहीं न कहीं मुझे यही सुनने में आया था कि शायद तुम्हारा टाइटल की वज़ह से तुम्हें अपॉर्च्युनिटी नहीं मिल रही है। कहीं न कहीं ये चीज़ मेरे आई थी। तो हमेशा मैंने ना उनको यही जवाब दिया था कि टाइटल चेंज करना कोई सॉल्यूशन नहीं है मेरे लिए। टाइटल मतलब मुझे है कि ये टाइटल पासवान सुनने में ही कितना अच्छा स्ट्रॉन्ग एक वर्ड है, क्यों ना इसको इसकी अहमियत और बढ़ा देते हैं। तो और मेरे अंदर वो जज़्बा आ गया कि मुझे अब तो ज़रूर कुछ करना है, मतलब आगे, और मेरा गोल बहुत हाई मैंने करके रखा हुआ है। आज नहीं तो कल चीज़ें ज़रूर मैं पहुँचूँगी वहाँ तक। और बट अभी तक जितना भी हुआ है उसके वजह से भी लोगों ने मुझे बोला कि ये आपने जो ये पासवान का नाम बहुत अच्छा रोशन कर रहे हो। सुन के मुझे अच्छा लगता है कि शायद ये हो रहा है अब धीरे-धीरे। तभी से मैंने ये जाना हुआ है कि मुझे टाइटल चेंज नहीं करना है, और ना ही मैं खुद को भी क्यों चेंज करूँ, क्या चेंज करूँ? अपने ट्रेडिशन नहीं चेंज कर सकती। कहीं-कहीं पे शायद ये कंट्रोवर्शियल बस ना हो जाए, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि आप इस कम्युनिटी से आते हो तो आप बुद्धिज़्म में चेंज हो जाओ, क्योंकि लोग बहुत मुझे कनेक्ट करते हैं। बट मुझे था कि नहीं, व्हाई मैं क्यों चेंज होंगी बुद्धिज़्म में? मुझे हिंदुइज़्म पसंद है। मैं जो कर रही हूँ भगवान का देन है, जहाँ पैदा हुई हूँ मैं उसी को आगे लेके चल रही हूँ। तो मैंने खुद के कल्चर पे बिलीव है, और पासवान यहीं पे जन्मे हैं, तो मैं इस चीज़ को बस आगे बढ़ा के लेके जाने की कोशिश कर रही हूँ। इंटरनेशनल लेवल पे इसको एक अच्छी पहचान मिली है, और भी मिलेगी। और भी बहुत लोग आएँगे जो इसको आगे लेके जाएँगे। तो मैं सबको सजेस्ट करती हूँ, टाइटल चेंज करना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। इट्स लाइक अपने टाइटल को स्ट्रॉन्ग बना लो बस। नहीं तो ये आपने तो पासवान वर्ड को दे ही दिया, एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन तो दे ही दिया है अब। पूरा इंटरनेट पे है, आपको यूएन से अवार्ड मिल गया, डब्ल्यूईएफ लंदन से मिल गया, तो हम लोग तो अब इंटरनेशनली नोन हो गए, पासवान कम्युनिटी। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट नाउ, एंड वी फील प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। अच्छा, ये बताइए फिर, महिलाओं के लिए आपने कोई योजना बनाई है अभी? आप जो कुछ कार्यक्रम करने जा रही हैं, तो फिलहाल कोई योजना है? मेरी मेरी जो एक प्लेटफ़ॉर्म है, द वॉइस फॉर नो वॉइस। अगेन जब इसको हम हिंदी में करते हैं तो इसका मीनिंग वही होता है कि जो अ, अपनी बातें दूसरों को नहीं रख पाते हैं, उसकी मैं आवाज़ बन जाती हूँ। द वॉइस फॉर नो वॉइस, तो इसी के यही कॉन्सेप्ट के थ्रू जब मैं हमारे स्कूल कॉलेजेस में जाती हूँ, लड़कियों से बातें करती हूँ, उनके एक्चुअली क्योंकि मैं एक कोचिंग इंडस्ट्री की प्रोफेशन की लड़की हूँ। मैंने इन्फोसिस में काम के अलावा कोचिंग इंडस्ट्री में ट्रेनिंग ली हुई है। जैसे बिहेवियरल डेवलपमेंट कैसे होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे होता है, उसमें क्या-क्या चीज़ें मॉड्यूल्स होती हैं, इन सब चीज़ों पे, जैसे कम्युनिकेशन इज़ वन ऑफ द की, लीडरशिप क्वालिटी, असर्टिवनेस, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, एक्सेप्टेंस, सेल्फ बिलीफ, सेल्फ स्टीम। तो मैंने जो प्रोग्राम किया था वो था न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग।
इसमें ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं कि कोई कितना भी अनप्रोफेशनल वे क्यों ना वो फॉलो करता हो, बट कुछ चीज़ें हमारे ब्रेन ऐसे काम करते हैं कि अगर हमने 21 डेज तक एक चीज़ को प्रैक्टिस कर ली तो ब्रेन 22nd डे से वही काम करेगा। तो ये हम ट्रेन द ट्रेनर ट्रेनिंग दे के लोगों को ये डेवलप स्किल से डेवलप करवाते हैं। क्योंकि मैं भी पहले ऐसे नहीं थी, मैंने भी अपने आप को पर्सनालिटी डेवलपमेंट में डाला। अब मैं स्टार्टिंग में तो मैं एक शब्द भी नहीं बोल पाती थी, बिल्कुल भी नहीं। मुझे आश्चर्य होता है कि इतना क्यों हुआ, कैसे हुआ? मे बी शायद वो मॉड्यूल से गुजरी हूँ मैं, इसलिए बचपन से अभी तक जितने भी एफर्ट्स डाले हैं, तो ये चीज़ें मैं करवाने की कोशिश कर रही हूँ बिहार में। क्योंकि बिहार के लोगों को बाहर जब जाते हैं यही चीज़ सुनने को मिलता है कि वो बहुत अनप्रोफेशनल बिहेव करते हैं, उनको बोलने का तरीका नहीं है। तो कहीं ना कहीं मैं वो चाहती हूँ कि हम भी ये कल्चर को यहाँ पे लाएं, उनको एक डिसिप्लिन वे में चेंज करें कि वो भी जब किसी से बात करेंगे उनको सुनने में अच्छा लगेगा, एक मैनर उनके में डेवलप होगा और भी अच्छे तरीके से। तो मैं रूरल लेवल पे भी ये काम करने की कोशिश कर रही हूँ। और इसके अलावा ये तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गई इंडिविजुअल की, बट जो बिहार की ग्लोरी रही है पास्ट में, जितने भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं अभी तक, वो अभी कहीं न कहीं खो सा गया है और लोगों को पता भी नहीं है, बिहारियों को ही नहीं पता है कि हमारा पास्ट क्या था। और जब मैं पढ़ती हूँ उस चीज़ को, मुझे तो हिस्ट्री में सिर्फ़ पूरा भारत के अलावा मुझे तो बिहार ही नज़र आता है। मुझे भारत नज़र नहीं आता, मुझे बिहार था वहाँ पे। लेकिन अभी का सिनेरियो में ऐसा क्यों हुआ है कि अभी बिहार क्यों नहीं दिख के आ रहा है? तो मैं बिहार की जो हमारी ग्लोरियस हिस्ट्री है उसको कहीं-कहीं से जो मुझे लगता है कि उनको हमें बताना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ बहुत मोटिवेशन लाती है जब हम चाणक्य के, अशोक के बारे में पढ़ते हैं, विक्रमादित्य के बारे पर पढ़ते हैं, या फिर नालंदा यूनिवर्सिटी के बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्होंने और भी लोगों ने बीच-बीच में जो कुछ अच्छा काम किया है। तो मैं उन सब चीज़ को आगे लाके लोगों को हमेशा बताने की कोशिश करती हूँ। और मेरा एक ये भी मानना है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म की ज़रूरत है। अंकल मैं बताती हूँ, मैं ट्रेन में जाती हूँ, ट्रेन के बोगी में सामने खड़े होके मैं लोगों के साथ इंटरेक्ट करती हूँ। बस में जाती हूँ क्योंकि मुझे मेरा हमेशा पटना जाना रहता है, मैं बस में जाती हूँ, एकदम स्टार्टिंग वाली सीट में लेती हूँ और वहाँ से सबके साथ इंटरेक्ट करके उनको कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करती हूँ। या पीछे बैठी तो मैं सब आस-पास के लोगों को मैं बताने की कोशिश करूँगी। कभी रिक्शे वाले को से बता दिया, कभी होममेड जो मेड आती हैं उनको बता दिया, सड़क पे जितने लोग मिलते हैं, मतलब ये वे होता है कि उनको आप कैसे ढालोगे। ज़रूरी नहीं है कि बड़ा सेमिनार हो, एक प्लेटफ़ॉर्म हो, बट जहाँ आपको मिल जाए मौका वहाँ पे आप अपना थॉट प्रोसेस को डालो। तो इस तरीके से द वॉइस फॉर नो वॉइस काम कर रहा है। ठीक है, आपने जो कहा बिहार की हिस्ट्री आप पढ़ती हैं और रिसर्च करती हैं, तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि उसमें पासवान की भी हिस्ट्री है। उसके बारे में कुछ रिसर्च किया है आपने? अभी एक्चुअली मैंने जब लास्ट 2-3 आई थिंक मैंने जब आपके यहाँ पे एक इवेंट में मैं आई थी, और जब मैं समस्तीपुर गई हूँ, वहाँ पे जो हमारे शैलेश जी और चौहरमल जी के बारे में जो जानकारी मिली, मुझे खुद सुन के इतना अच्छा लगा कि हम उनके वंशज हैं। मतलब कहीं न कहीं अब मुझे ऐसा फ़ील होता है कि वो जोश क्यों है मेरे में भी जब मैं देखती हूँ कि हाँ भाई, हम हमारी हिस्ट्री इतनी अच्छी है, तो 100% हम पासवान में वो खून तो है। उनका उनका तो वो आएगा ही हमारे में। तो वो चीज़ लेके हम बस चल रहे हैं। तो आपने मेरे इवेंट्स का ज़िक्र किया। बहुत लोगों को नहीं मालूम है कि बॉम्बे में हम इवेंट करते थे। तो आपको कैसा लगता था जब बॉम्बे में मैं इवेंट करता था? मैं सच में बताऊँ अंकल, आई थिंक मेरी जर्नी वहीं से पहली चालू हुई होगी, क्योंकि वो पहला मंच था। क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे जो पहले गेस्ट आते हैं वो सीधा मंच पे जाते हैं, और मैं और मेरे फादर उस दिन मंच पे पहले 2 लोग थे। और पापा के बाद मैंने भी अपने आप को संबोधित किया था। आई थिंक येस, दैट वाज़ वन ऑफ माय फर्स्ट एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस माइक लेके समूह के सामने बोलना। तो थैंक यू अंकल एक्चुअली फॉर दैट। तो मतलब बॉम्बे से आपको इंस्पिरेशन शुरू हो गया। जी, जी, जी। और वो 2017 17 और 18 था शायद। नहीं नहीं नहीं, 17 नहीं था। 17 से तो बंद ही है वो मैच, नहीं हुआ अभी उस 2016 के। पहले था आई थिंक 13 और 14 ऐसा जी, जी, जी। तो चलो उतने साल पहले वो शुरुआत हुई थी, हमने की थी। हाँ, मैंने 2006 में शुरू किया था बॉम्बे में, जो कार्यक्रम होता था एक फैमिली गेट टुगेदर जिसमें आपने अटेंड किया है। तो 2006 से शुरू किया था, और अभी तो खैर नहीं हो रहा है, अभी बंद है। चलिए, आपको याद है, इट्स आई एम वेरी ग्लैड। क्योंकि हाँ, उस प्रोग्राम ने मुझे भी वो हिम्मत दी, और जब आप लोगों से भी जब सुना, क्योंकि ना कॉन्फिडेंस तभी आता है जब हम लोगों के साथ घुलते-मिलते हैं, तो वहाँ से मेरी मोटिवेशनल जर्नी भी चालू हुई है। अच्छा लगा मुझे वहाँ आके। बड़ी अच्छी बात है कि मेरा इवेंट्स जो है इट वाज सक्सेसफुल। कुछ भी हो, थोड़ा सा दो पैसे का भी योगदान कहीं हो, तो आई एम हैप्पी टू नोट दिस। थैंक यू जी। अब थोड़ी सी चर्चा हम अपनी कम्युनिटी के बारे में करते हैं, क्योंकि मैं हर इंटरव्यू में एक पॉइंट रखता हूँ कि भाई पासवान प्राइड चैनल जब मैंने बनाया है तो पासवान कम्युनिटी के बारे में कुछ चर्चा तो होनी ही चाहिए। तो जैसा कि आप जानती हैं, हमारी जो अपनी पासवान कम्युनिटी है उसका सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है, और सबको पता है। तो आप कुछ सुझाव देना चाहेंगी कि इसको हम सब मिलजुल के कैसे इम्प्रूव करें? कुछ आपके पास विशेष प्लान हो, कुछ सुझाव दीजिए, कुछ आइडिया हो। क्योंकि आजकल हमारी बहुत सारी संस्थाएं बन चुकी हैं और लोग काफ़ी एक्टिव भी हो गए हैं। आजकल देखने को मिलता है सोशल मीडिया पे कई संस्थाएं हैं, कुछ काम भी कर रहे हैं। तो ये जो हम इंटरव्यू का सिलसिला हमने शुरू किया है, तो हमारे जो गेस्ट स्पीकर्स हैं जो बोलते हैं, उनका सुझाव अगर उनके पास पहुंचेगा तो हो सकता है कि वो उस पे अमल करें और कुछ समाज को फ़ायदा हो। तो अपना कुछ सुझाव देना चाहेंगे आप? सुझाव तो मेरा यही रहेगा कि सबसे पहले यूनिटी इज़ द स्ट्रेंथ। अगर यूनिटी नहीं होगी एक दूसरे के साथ, अगर जो कम्युनिटी बनती है वो कम्युनिटी सच में काम कम्युनिटी के लिए करना चाहिए। कॉम्पिटिटिव नेचर वहाँ नहीं होना चाहिए कि मुझे आगे बढ़ना है या मुझे आगे बढ़ना है, वो वहीं पे ध्वस्त हो जाएगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि यूनिटी बना के रखें। सबसे पहले पहला स्टेप यही होता है किसी भी इवेंट को या किसी भी जो थॉट प्रोसेस है उसको आगे लेके जाने का। ये तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है, यूनिटी तो होनी चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी ये चीज़ें देखती हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि हमारे समाज में मैं फ्रैंकली ही बोलती हूँ, क्योंकि ये एक एज अ फीडबैक जाएगा, और एक इम्प्रूवमेंट एरिया है हमारे लिए, और ये हमें सबको मिलके करना है। क्योंकि हमारे कम्युनिटी में मुझे ऐसा लगता है कि यूनिटी की बहुत बड़ी कमी है। अगर हमारे समाज से दूसरे को अगर हम देखते हैं, दूसरे समाज ने अपने आप को बहुत आगे तक लेके गए हैं, चाहे वो ज़मीन से उठ के कहीं ऊपर मुकाम हासिल करना हो, और उनकी ग्रोथ रेट बहुत अच्छी है। जैसे क्योंकि मैंने बाहर में बहुत साल रही हूँ, तो आइडिया लगा है मुझे कि सिर्फ हम लोग बहुत धीरे-धीरे या बहुत पीछे चल रहे हैं। जो कम्युनिटी बेस्ड जो काम कर रहे हैं, जितने भी कम्युनिटी काम कर रही है, उनको सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि हम जब एक इवेंट कराते हैं उसमें मान लीजिए हम बुलाएंगे तो कितने लोग आएंगे, 100 100 150 200, और उसमें से 30 40 तो हमारे खुद के मेंबर्स हैं। लेकिन हमारा काम ये होना चाहिए कि हमारे जो संगठन के लोग हैं उनको गांव-गांव तक जाना चाहिए। एक्चुअली मैं क्या सोचती हूँ कि जो भी संगठन इस पासवान समाज के लिए काम कर रही है, कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उनमें
उनमें रियल में वो समाज के काम करने के लिए अंदर से वो मोटिवेशन होना चाहिए। उनमें अब खुद को कॉम्पिटिटिव नेचर के साथ नहीं आगे बढ़ना चाहिए कि उन्हें आगे बढ़ना है, उन्हें समाज के लिए काम करना है। कहीं न कहीं कभी मैं जब ये चीज़ देखती हूँ तो मुझे बुरा लगता है कि संगठन तो बहुत है, लेकिन रियल में वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उस चीज़ पे ध्यान देने की काफ़ी ज़रूरत है। यूनिटी हमेशा बरकरार होनी चाहिए, बिकॉज़ यूनिटी इज़ द स्ट्रेंथ फॉर एनी लीडरशिप रोल। और ये जो रोल है संगठन का, ये एक लीडरशिप रोल है। तो वहाँ पे अपने साथ साथ समाज को लेके चलना है, तो उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। यूनिटी अगर नहीं रहेगी एक दूसरे में, जो जितने भी लोग जुड़े हैं इस कम्युनिटी से, जो जिनका अलग अलग पोजीशन दिया गया है, उनको साथ में और अपने काम को समझते हुए इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। दूसरा चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमारा संगठन होता है, जो भी वो प्रोग्राम करते हैं, उनको एक स्थान पे ना करके गाँव में किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। और उनके अंदर क्योंकि ये अगर संगठन अपना एक काम कर रही है, तो इनका कुछ मिशन और विज़न है जो वो लेके चल रहे हैं, और ये एंड यूज़र तक जाना चाहिए हमारे गाँव के लोगों को समझने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं किसी ऐसे कार्यक्रम में जाती हूँ, कभी-कभी मैं देखती हूँ कि वहाँ पे ही लड़ाइयाँ हो जा रही हैं आपस में ऑर्गेनाइज़र के बीच में, जो कि सामने वाला इंसान को अच्छा नहीं लगेगा। आप गेस्ट आते हैं वहाँ पे, आप वहाँ पे लड़ने लगते हैं, वो एक सही चीज़ नहीं है। ये तो यूनिटी ही दर्शा रहा है कि हमारे खुद में यूनिटी नहीं है, तो वो हम दूसरे को क्या सिखाएँगे? तो पहले खुद डिसिप्लिन होना है, पहले खुद उस प्रोग्राम के बारे में समझना है कि आपने क्या लिया है अपने हाथ में। आपको वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, वो जानते हैं कि नहीं। पहले आप खुद समझिए, फिर सामने वाले को समझाने की कोशिश कीजिए। एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म बना है, तो उसको अच्छे रूप से चलाना चाहिए। दूसरा, मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि जो हमारे कम्युनिटी में जो रूरल लेवल पे लोग हैं, कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो भी सरकार की तरफ से उनको बेनिफिट्स दिए जाते हैं, उसका यूज़ सही तरीके से नहीं होता है। मैंने कुछ गाँव में देखा है जहाँ पे पेरेंट्स बच्चों के जो पैसे होते हैं, जो ट्यूशन फ़ी में जाना चाहिए, वो अपने खाने-पीने की चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे हैं, और बच्चे पढ़ भी नहीं रहे वहाँ पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने ज़माने में भी वही किया है, और आने वाला जनरेशन भी अगर ये सोच के बैठे हैं कि हमें सिर्फ़ सरकार की तरफ से दिए जाएँगे और हमारा बेटा भी यही काम करेगा, अपना जीवन भरण-पोषण ऐसे ही चलेगा। तो ये का एक तो सही नहीं है, ये बिल्कुल थॉट प्रोसेस सही नहीं है, और ना ही हमारा समाज आगे जा रहा है। तो हमारे जो संगठन है, उनका ये काम बनता है कि जन-जन तक जाके उनके अंदर वो भावना देनी चाहिए कि अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है। इस तरीके से हम आगे नहीं बढ़ पाएँगे, उनको पढ़ाना-लिखाना बहुत ज़रूरी है। अ, अब खुद काम करें, अपने बच्चों को पढ़ाएँ, जो सरकार से बेनिफिट मिल रहे हैं उसका भी फ़ायदा लें, कि ताकि कभी फ्यूचर में ऐसा भी ना हो कि कौन सरकार आए, किसी ने कभी स्कीम ही बदल डाली, कुछ कैंसल हो गया, तो फिर तब तो और हमारा स्तर, जो ग्रोथ रेट है, वो बहुत लो हो जाएगा। जो मैं दूसरे समाज के लोगों को देखती हूँ अपने ही कैटेगरी में, वो देखते हैं कि उनमें यूनिटी भी है, वो बहुत आगे तक ग्रोथ कर चुके हैं। तो पासवान क्यों थोड़ा-सा लैगिंग बिहाइंड है, पीछे है। तो हमें यूनिटी बहुत इम्पोर्टेंट है, बच्चों को पढ़ाना-लिखाना बहुत इम्पोर्टेंट है। एक सेल्फ मेंटेन डिसिप्लिन को फ़ॉलो करना काफ़ी ज़रूरत है। तो ये 3 चीज़ों पे मैं ज़रूर चाहूँगी कि हमारे जो संगठन के लोग हैं गाँव में जाके जन-जन तक अपने थॉट प्रोसेस को पहुँचाएँ, और अपने विज़न मिशन में ये सारे पॉइंट्स को भी डालें। जो मॉनिटर करने का होता है कि हमारे समाज में कौन लोग क्या कर रहे हैं, उसको भी मॉनिटर करें। स्ट्रिक्टनेस थोड़ा-सा लाएँ अपने कामों में, ताकि लोग 5 साल का, 10 साल का एक गोल बनाएँ, उसमें देखें कि 5 साल में कुछ प्रोग्रेस हुआ है कि नहीं हुआ है, 10 साल में कुछ प्रोग्रेस हुआ है कि नहीं किया हुआ है। मतलब कोई बच्चा अगर
आज उसको मैंने एडमिशन कराया तो 10 साल के बाद उसको 10th पास करना चाहिए। वो तो रिकॉर्ड में हम रिकॉर्ड रख सकते हैं इन सब चीज़ों का। तो ये देखना पड़ेगा क्योंकि वर्बली चीज़ें हम बोलते हैं, लोग सुनते हैं बट वो इम्प्लीमेंट नहीं होता है और कहीं न कहीं इस वज़ह से हम बहुत पीछे चल रहे हैं। और ये एक्चुअली ये अम, हम जैसे लोग हम करेंगे, हम समझा सकते हैं लेकिन करना उनको है। तो उनमें वो चीज़ें डालना दिमाग में कि उनके बच्चे भी पढ़ लिख के आगे कुछ कर सकते हैं, वो चीज़ आना चाहिए उनमें। वो चीज़ तो हमें फ़ीड करना है उनके हर दिमाग में ऐसे। तो ये चीज़ संगठन के लोग करेंगे। जब भी वो हमें भी बुलाते हैं, मैं तो हमेशा ट्राई करती हूँ कि अ, उनके अंदर ऐसी चीज़ें डालती रहूँ ताकि वो भी मोटिवेट हो, लड़का-लड़की में फ़र्क ना करें, उनको बस पढ़ाएँ। एक आप 10th तक आपने अगर बच्चियों का हाथ पकड़ के पढ़ा लिया, 10th के बाद उनमें खुद इतनी क्षमता आ जाती है कि वो अपना आगे का जीवन देख लेंगे कि उनको क्या करना है। जो टाइम हाँ, पेरेंट्स का लगता है वो उनको देना चाहिए, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। तो इन सब चीज़ों पे बस संगठन थोड़ा ध्यान दें। यूनिटी को बरकरार रखे, हर से सलाह मशवरा ले, जिनको क्योंकि एक्सपीरियंस्ड लोगों से जब वो पूछेंगे तो उनको पता चलेगा कि बाकी जगह पे क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है और मतलब एक दूसरे का सम्मान करते हुए आगे बढ़े। आपने जो कहा ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है। और जो हमारे संगठन के संचालक हैं, आयोजक हैं, वो सुनेंगे तो ज़रूर अमल करेंगे। और मैं आपको बता दूं एक कि आपने जो भी पॉइंट्स बोले हैं उस पे मैं खुद काम कर रहा हूं। आपको याद होगा जब मैंने बॉम्बे में शुरू किया था तो इसी उद्देश्य से किया था कि बॉम्बे में कोई यहाँ पे पासवान लोग तो बहुत थे लेकिन कोई मिलना जुलना या कोई भाईचारा, कोई एक साथ ऐसा गैदरिंग नहीं होता था। तो मैंने इकट्ठा किया, एक एक करके इकट्ठा किया और समाज बनाया था। उद्देश्य यही था कि समाज को आगे बढ़ाना। तो चूँकि मेरी जॉब चूँकि बॉम्बे में है तो है, अभी तो रिटायर्ड हूँ। तो अब बिहार में तो कर नहीं सकता था, तो मैंने सोचा यहीं से स्टार्ट करते हैं और काफ़ी आगे बढ़ गया था। लेकिन प्रॉब्लम वही होती है ना कि आपस में ही हम लोग लड़ते झगड़ते हैं और महत्वाकांक्षा आ जाती है तो फिर गड़बड़ हो जाता है। तो यहाँ भी वही हुआ, तो मेरे साथ भी यही हुआ, इसलिए फिर नहीं आगे बढ़ पाया मैं। तो लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि अच्छा ठीक है, अगर नहीं संगठन चल सका तो एक थॉट आया विचार मेरे दिमाग में कि कांट आई डू एनीथिंग अलोन। तो इस सेंटेंस पे मैंने सोचना शुरू किया कि कुछ ऐसा करें कि अकेले भी आदमी कुछ कर सके, और जैसे आप कुछ कर रही हैं। तो फिर मैंने एक नया कॉन्सेप्ट अपना डेवलप किया है और उस पे कर रहा हूँ। और आपने एक पॉइंट बोला कि यूनिटी क्रिएट करना, तो इस वीडियो स्टार्ट जब मैंने किया तो पहला मैंने इंट्रोडक्शन में यही बोला है कि इस प्रोग्राम का मेरा मुख्य उद्देश्य यही है, भाईचारा क्रिएट करना या यूनिटी क्रिएट करना। एक एग्जैक्टली यही वर्ड मैंने बोला है, शुरू में भी बोला है कई वीडियोज़ में। तो एक तो ये तो मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से कर ही रहा हूँ, और दूसरा फिर मैंने सोचा कि अकेले क्या किया जाए। तो एक प्रोग्राम मैंने लॉन्च किया है 3 साल पहले ही, आपको भी भेजा था उस समय मैंने वो व्हाट्सएप में उसका व्हाट इज़ द प्लान। तो प्लान ये शुरू किया है कि मैंने सोचा कि इंडिविजुअल लेवल पे आदमी एटलीस्ट अपने गांव में तो कुछ कर ही सकता है ना। तो मैंने ये कॉन्सेप्ट निकाला है कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, संगठन नहीं बना सकते हैं, पैसे नहीं हैं, तो विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट कम से कम आप पढ़े लिखे हो तो बच्चों को पढ़ा तो सकते हो, गांव के छोटे बच्चों को पढ़ा सकते हो। तो ये सिलसिला मैंने शुरू कर दिया है और एक्सपेरिमेंट इसका मैंने अपने गांव में किया सबसे पहले, एंड इट वाज सक्सेसफुल। तो बाकी और दोस्तों को बोलता रहता हूँ पहचान के, और कई जगह लोग कर भी रहे हैं। तो इसको हम लोग स्प्रेड करेंगे फ्यूचर में।
धीरे धीरे इसका वीडियो भी मैं बना के बताऊंगा लोगों को कि एटलीस्ट इतना तो कर सकते हैं। और रही संगठन की बात, तो संगठन वाले भी कर रहे हैं। अब शुरुआत हो गई है, लोगों में काफ़ी जागरूकता आई है और लोग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि कहाँ तक वो सक्सेस होते हैं, दैट द टाइम विल टेल। कि यूनिटी अगर सचमुच क्रिएट हो जाए, विजडम आ जाए लोगों में। हम लोगों में नॉलेज है लेकिन विजडम की कमी है। मुझे याद है 9th स्टैंडर्ड में एक लेसन था, नॉलेज एंड विजडम। व्हाट इज़ नॉलेज एंड विजडम में दोनों में डिफरेंस है। आप बड़ी बड़ी किताबें पढ़ लीजिए, नॉलेज हो जाएगा। वेदर यू आर अप्लाइंग इट ऑन इन ए प्रॉपर प्लेस इन अ राइट वे, दैट इज़ कॉल्ड विजडम। आप उसको ठीक से अप्लाई करते हैं कि नहीं। तो विजडम की कमी हम लोगों में है। दैट जब विजडम आ जाएगा लोगों में, तो डेफिनेट हम भी राइट ट्रैक पे आ जाएंगे। तो देखिए क्या होता है आगे, लेट अस सी। और ये बड़ा अच्छा आपने सुझाव बहुत अच्छा दिया है, और हमारे संस्था के लोगों को समझना चाहिए और समझेंगे। मेरे ख्याल से समझेंगे, समझना ही पड़ेगा, ही पड़ेगा। कि अगर दूसरा ऑप्शन हमारे ऑप्शन पास हमारे नहीं पास है। बिल्कुल नहीं है। सरकार हमारे लिए वो जितना कर रही है मुझे लगता है वो बहुत है। और हमें हमें अब आगे मेरा ऐसा मानना है कि हम कब तक विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे कि हमारे पास कुछ नहीं है। हम अंबेडकर जी ने जितना करना था वो करके चले गए। हम प्रोग्रेसिव माइंडसेट के साथ नहीं जा रहे हैं। हम सिर्फ एक झंडा उठाने का, आई एम सो सॉरी फॉर यूजिंग दिस लैंग्वेज, बट मुझे वो देख के बुरा लगता है कि हम किसी आर्मी के ग्रुप के साथ जुड़ जाते हैं, वहाँ पे ना नॉलेज दी जाती है ना पढ़ाई होती है। सिर्फ हम एक प्रोपोगंडा में यूज्ड हो रहे हो। आप समझ रहे हो। आपको आपको खुद पढ़ लिख के प्रोग्रेसिव होना था, आपके समाज को आगे बढ़ाना था, स्टेट को आगे बढ़ाना था, लेकिन हम एक प्रोपोगंडा में घूम रहे हैं, सर्किल में। तो ग्रोथ वहीं रुक गई है। अगर मेरे घर में किसी ने किया, हमारे बाल बच्चे भी वही कर रहे हैं, तो हमें इससे शिकार नहीं होना है। हमें अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए अपना दिमाग सोच के अपने दिमाग से चलना है आगे, दूसरे के दिमाग से नहीं। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं रुकनी चाहिए। मे भी बहुत लोग मुझे सुन के बुरा मानेंगे या मुझ पे गुस्सा करेंगे, लेकिन मैं अपने आप को ऐसा मानती हूँ कि अगर मैं बचपन में दृढ़ निश्चय नहीं की होती कि मुझे ये करना है, और अगर मैं उस चीज़ में घुस जाती, तो मैं भी अभी कोई नहीं जानता होता कि रेणु पासवान कौन थी या कौन है। कहीं ना कहीं मैंने वो चीज़ अपने आप को वहाँ से निकाला है, और मैंने दुनिया को देखना था। मेरे में वो एक फायर इन द बेली है कि मुझे और आगे बढ़ना है। मेरे को लोगों को देख के मोटिवेट होती हूँ मैं। किसी के प्रोपेगेंडे में नहीं घुसना चाहती हूँ। और डिपेंडेंस नहीं रहना है सरकार पे, ये वो कुछ नहीं। हमारे पास हर रिसोर्स है, अपने पास हाथ है, पाँव है, सब कुछ है, दिमाग है, बस यूज़ करना है और आगे बढ़ना है। नाइस, वेरी नाइस। तो ठीक है, अब तो मेरे पास ये क्वेश्चन थे, और एक लास्ट लास्ट एंड पर्सनल क्वेश्चन। ये मैं पूछने की गुस्ताखी कर रहा हूँ। पहले का तो मुझे पता है आपके बारे में। तो अभी आपके अपने पारिवारिक जीवन के बारे में क्या इरादा है, ये बताइए। एक्चुअली अभी भी मैं वैसी ही हूँ, पता नहीं। मेरा आई थिंक माय माय गॉड इज़ गाइडिंग मी कि मुझे क्योंकि मैं अभी जिस अपने परिवार के साथ रह रही हूँ, मेरे छोटे भाई हैं, फादर हैं, और पापा एजेड होते जा रहे हैं, और भाई मेरा स्पेशल चाइल्ड है। ही इज़ ऑल्सो 35 years old। और मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जब शादी होती है तो दो फैमिली एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है अभी भी वैसी थिंकिंग सामने वाले फैमिली में नहीं आई है कि जितने भी अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको लेते हुए कोई आगे बढ़ना चाहे। बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद बहुत सक्षम हूँ। मेरी जितनी एनर्जी है इन एंड आउट, मैं हमेशा उसको सकारात्मक रूप में आगे बढ़ाती रहती हूँ। मेरी उस एनर्जी को यहाँ पे डाइवर्ट करके मैं आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ, अपने परिवार को साथ में रख के आगे बढ़ रही हूँ।
और मुझे अच्छा लगता है कि मैं मेरी फैमिली को साथ हूँ। एक डॉटर होने के नाते, एक बहन होने के नाते और बड़ी बहन होने के नाते ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपनी फैमिली की देखभाल करूँ। क्योंकि ऐसा फैमिली मुझे भगवान ने दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये गॉड गिफ्टेड है, मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, वो मैं निभा रही हूँ और मेरा भगवान देख लेंगे बस। तो मैं अपना कर रही हूँ, शादी कर्म कर करने रही हूँ मैं। शादी करने का इरादा नहीं है? शादी फ्यूचर में मुझे अगर कोई मेरे थॉट प्रोसेस के जैसा कोई मिलेगा, मैंने मना बिल्कुल भी नहीं किया है, बट कोई मिलेगा तो मैं ज़रूर करूँगी, ज़रूर करना तो है, कर तो ज़रूर लूँगी। ठीक है रेनू जी, अब तो हम जी। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। अपनी तरफ जी। से कुछ और कहना चाहेंगी आप जो मैंने नहीं पूछा हो? बस ये मैसेज देना चाहूँगी हमारे समाज के ही कम्युनिटी में ही पेरेंट्स जितने सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं कि कभी-कभी अपने अपने खुशी को साइड रख के हमें अपने बच्चों के लिए सोचना ज़रूर चाहिए, क्योंकि हम तो अपना कर्म करके निकल जाएँगे, भविष्य उनका खराब होगा। तो उनका उज्जवल भविष्य के लिए आपके पास जितने भी रिसोर्सेज है वो लगाएं और उनको पढ़ाएं लिखाएं और आगे बढ़ने का ज्ञान दें। जैसा कि सर ने बोला, विजडम आनी चाहिए। नॉलेज के साथ साथ, नॉलेज तो स्कूल देगा, बट विजडम कैसे बच्चों में अर्ली एज में आए वो सोचने की ज़्यादा ज़रूरत है। कहीं ना कहीं मुझे 30 साल से ज़्यादा लग गया मेरे में विजडम आने में। वो नहीं आता अगर मैं बाहर नहीं निकलती, 10 लोगों से नहीं मिलती, कल्चर्स, डाइवर्सिटी ये सब नहीं देखती तो नहीं आता। देखते देखते ही मैंने सीखा है। तो वो मौका एक्सप्लोर करने का अपने बच्चों को दे, ज़रूर दे। इतना मैं कहना चाहूँगी सबसे। थैंक यू, आपने अपना कीमती समय दिया। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू इट, टू यू। और I wish you great success in your future career, dynamic career, rather I can say it. Your career is going to be very dynamic in future. और आप जी आए सर। फिर से धन्यवाद। ओके, बाय बाय। तो ये थी रेनू पासवान। आपने इनकी बातें सुनी और इन्होंने जो भी सुझाव दिया उसे सुना, और इनकी जो भावी योजनाएं हैं अपने बारे में भी बताया, योजनाओं के बारे में भी बताया, और हमारे संगठनकर्ताओं के लिए भी कुछ संदेश दिया। तो मुझे विश्वास है कि ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और हम लोग इसका भरपूर फ़ायदा उठाएंगे आगे अपने समाज के लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम अगली वीडियो में किसी नए मेहमान के साथ मिलेंगे। और मेरी गुजारिश है, अगर आपको यह कार्यक्रम पसंद आया हो तो इसे शेयर ज़रूर करें अपने कम्युनिटी में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे सुनें, इसका फ़ायदा उठाएं। और मेरे लिए ये कहना चाहूँगा अपनी तरफ से कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे और मैं ऐसे कार्यक्रम जारी रखूं और कुछ नई चीज़ें भी समाज के लिए मैं फ्यूचर में दे सकूं। धन्यवाद। जय हिंद।